हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 11 से। तो सेक्शन नंबर 11 है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको हम एट्रीब्यूटेड माने जाएंगे ओरिजिनेटर को। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम सेंड कर देते हैं ओरिजिनेटर को ही, मतलब ओरिजिनेटर हिमसेल्फ को ही हमने सेंड कर दिया है, या फिर जो पर्सन को हम भेज देते हैं जिसके पास अथॉरिटी है उसके बिहाफ में काम करने की, ओरिजिनेटर के बिहाफ में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर हम इंफॉर्मेशन को उस सिस्टम में पहुंचा देते हैं, मतलब बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। तो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम जो प्रोग्राम किया गया है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर के द्वारा या उसके बिहाफ में, कि वो ऑपरेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर उसका सेक्शन 12 है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 होता है कि जो भी ओरिजिनेटर है, मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट, मतलब हमें ये, मतलब सेक्शन 12 ये बोलना चाहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि उसको ये चीज़ें मिल गई हैं, या वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए रेडी है। तो जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते आते हैं वैसी सेम चीज़ है कि जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस वगैरह प्रपोजल के लिए किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, कि जिस मैनर में होगा उस तरीके से। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन आईटी की लैंग्वेज से है। तो जब भी यहाँ पे ओरिजिनेटर है जिसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, अगर मतलब जो जहाँ पे ओरिजिनेटर ने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब इट्स नॉट स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एक्नॉलेजमेंट वगैरह की जो रिसीट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर मेथड में दी जाएगी। तो एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से दिया जाएगा? तो बाय एनी कम्युनिकेशन, जो भी कोई एनी कम्युनिकेशन अगर एड्रेस ही देता है या ऑटोमेटेड कर देता है अदरवाइज, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उसने ये चीज़ का एक्नॉलेजमेंट दे दिया। फिर दूसरी बात है, अगर किसी कंडक्ट को बताया हुआ है, मतलब कंडक्ट ऐसा है एड्रेसी का कि वो सफिशिएंटली इंडिकेट करता है ओरिजिनेटर को कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसने रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फर्स्ट वाले को समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर मैंने कुछ ऑफर किसी उसको दिया, किसी पर्सन को, कि अगर आपको मेरी कार खरीदना है तो आपको मुझे बताना चाहिए, कि मतलब आपको मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप विलिंग हैं। फिर उसके बाद कैसा है कि आपने कम्युनिकेट कर दिया मुझे एड्रेस ही, मतलब आप एड्रेस ही हुए, मतलब मैंने आपको बोला तो आप एक एड्रेस ही, या मैंने आपको मेल भेजा तो आप एड्रेस ही हुए। तो आपने अगर कम्युनिकेट कर दिया मुझे, ऑटोमेटेड कर दिया, अदरवाइज़ बता दिया, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी मुझे। या फिर अब कंडक्ट की बात करते हैं, तो कंडक्ट में कैसा है कि मैंने आपको नहीं, मैंने अगर एड्रेस ही, मतलब जिसको भी आप आपको ही सपोज़ करिए, हाँ, मैं मेल भेज रहा हूँ। तो मैंने अगर ये बोला कि अगर आपको मेरी कार चाहिए, आपको मुझे एक यूपीआई से इतना अमाउंट मुझे सेंड करना पड़ेगा मेरे इस यूपीआई आईडी पे। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक कंडक्ट है एड्रेसी का, और एड्रेसी मतलब जो आप हैं, मतलब आप अगर यहाँ पे एग्री हो गए मेरे ऑफर से, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर कर देंगे यूपीआई के थ्रू। तो वही है कि अगर जो कंडक्ट है एड्रेसी का, वो सफिशिएंटली इंडिकेट करता है कि ओरिजिनेटर जो है, मतलब वो सफिशिएंटली इंडिकेट करता है ओरिजिनेटर को, टू द ओरिजिनेटर, की जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो उसने रिसीव कर लिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे किस चीज़ के लिए दे रहे थे, कि जहाँ पे कहीं पे कुछ स्टिपुलेटेड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 है कि जहाँ पे ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट कर दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक को, मतलब जहाँ पे ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो शैल बी बाइंडिंग होगा ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट, की जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम, मतलब जो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक्नॉलेजमेंट होगी। तो देन अनलेस एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, तो जब तक यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो नेवर सेंट बाय द ओरिजिनेटर। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात आप ये याद रखिए कि अगर ओरिजिनेटर है और उसने जब मेल भेजा है तो उसने स्टिपुलेटेड कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको हम तभी बाइंडिंग मानेंगे जब वो पर्टिकुलर पर्सन है वो रिसीप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा।
जो उसको मिला है। तो जब तक वो एक्नॉलेजमेंट की रिसीप्ट वगैरह सेंड नहीं कर देता, तब तक एक्नॉलेजमेंट मतलब उस पर्सन की रिसीव नहीं हो जाती है ओरिजिनेटर को, तब तक क्या माना जाएगा, तब तक ये माना जाएगा कि शैल ही डीम्ड टू हैव नेवर सेंट बाय द ओरिजिनेटर, तब तक ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर ने कोई मेल वगैरह यहाँ पे सेंड किया ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल है, पर अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईज़ी चीज़ है। फिर लिखा हुआ है कि जहाँ पे ओरिजिनेटर ने यहाँ पे स्टिपुलेटेड नहीं किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह कब बाइंडिंग होंगे। तो कब बाइंडिंग होंगी, तो ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट। तो तभी बाइंडिंग होगी जब वो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, और जब अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई ओरिजिनेटर को, जैसा कि यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड था और एग्रीड था, और जहाँ पे अगर कोई टाइम भी मतलब सपोज़ करिए कि यहाँ पे कोई भी स्टिपुलेशन नहीं थी, तो तब क्या होना था कि तब वो तभी बाइंडिंग होती जब उसकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट की रिसीप्ट मिल जाती कि उसने एक्नॉलेजमेंट वगैरह दे रहा है वो। अब यहाँ पे सपोज़ करिए कि उसके बाद फिर जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव भी नहीं हुई है ओरिजिनेटर को, जो कि टाइम स्पेसिफाइड था या एग्रीड था। और जहाँ पे टाइम अगर स्पेसिफाई नहीं था, तो उस विद इन रीज़नेबल टाइम में, तो फिर उसके बाद क्या करेगा ओरिजिनेटर जो है, यहाँ पे जिसने पहले मतलब ओरिजिनेटर मतलब जिसने यहाँ पे पहले जो मेल भेजा, वो यहाँ पे ओरिजिनेटर फिर से एक नोटिस दे देगा एड्रेसी को, और स्टेट कर देगा उसमें कि उसके उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है आपकी तरफ से, स्पेसिफाइंग अ रीज़नेबल टाइम, और उसके बाद वो अपना एक रीज़नेबल टाइम बता देगा कि जिसमें यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय हिम, और उस सपोज़ करिए कि अगर उस एक्नॉलेजमेंट के उस रीज़नेबल टाइम में भी उसको कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, जो टाइम लिमिट में उसने बताया था कि मुझे मिल जानी चाहिए अगर आप मेरे ऑफ़र से सैटिस्फाई हैं और एग्री होते हैं। तो उसके बाद वो ये मान लेगा ही में आफ्टर गिव द नोटिस टू द एड्रेसी, वो एड्रेसी को ये एक नोटिस भेज देगा कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको भेजा था उसको आप ये मान लीजिए कि मैंने कभी नहीं भेजा था। मैंने वो मेल भेजा ही नहीं था। तो मतलब उसके बाद एड्रेसी जो है, मतलब द टाइम आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एड्रेसी, तो एड्रेसी को एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मतलब उसको ओरिजिनेटर एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो ओरिजिनेटर है वो फिर क्या करेगा, तो एक एड्रेसी को मेल भेज देगा, उसमें बता देगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप ऐसे तरीके से ट्रीट कीजिए कि जैसे कि वो कभी भेजा ही नहीं है मैंने। अब सेक्शन नंबर 13 है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये भी सिंपल वैसी सेक्शन है जैसा हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और प्लेस वगैरह का मैटर होता है कि कहाँ पे ये एक्सेप्टेंस हुआ, कहाँ पे ये प्रपोज़ल हुआ, मतलब कहाँ पे ऑफ़र वगैरह दिया गया, कहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस किया गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन है, जो सपोज़ करिए कि वो किसी कम्युनिकेटिंग डिवाइस को अपने हाथ में लिए है, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, कहीं हुआ, तो वो कहीं रास्ते में भी घूम रहा है, उसको कहीं मेल मिल गया। तो अगर वो मेल उसने उसने टाइम पे अगर रिसीव किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो सपोज़ करिए कि ट्रैवल कर रहा है बस में, और उसको बस में जब वो ट्रैवल कर रहा था तब उसको वो मेल मिला, तो उसका जो रिसीविंग एड्रेस है हम वो मान लेंगे। मतलब वो मान तो सकते हैं, वो वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कभी जुरिडिक्शन की बात आती है या ये आती है, तो उसके लिए क्या माना जाता है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें बताई गई हैं। तो सेव एज़ अदरवाइज़ एग्रीड टू, मतलब सबसे पहले ठीक है, एक बार सेक्शन का नाम फिर से बता देता हूँ, तो सेक्शन की हेडिंग, तो सेक्शन 13 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच की बात की गई है और रिसिप्ट की बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो सेव एज़ अदरवाइज़ एग्रीड, अगर अदरवाइज़ जैसा एग्रीड किया गया है बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी तो अलग बात है। अदरवाइज़ जो डिस्पैच होगा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, वो कब माना जाएगा? तो जब भी वो एंटर हो गया है कंप्यूटर रिसोर्स में, और उसके कन ओरिजिनेटर के कंट्रोल के आउटसाइड में। मतलब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि जब जो प्रपोज़र है, मतलब जो ऑफ़रर ने अगर ऑफ़र दे दिया और सब सेंड कर दिया उसने, तो जैसे ही ऑफ़रर ने अगर वो ऑफ़र सेंड कर दिया और ऑफ़रर के जो मतलब कंट्रोल के बाहर वो चीज़ चली गई, उसने तो क्या होता है कि फिर उसको ही सेंड मान लेते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रोविज़न है। अभी मैंने बहुत रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पढ़ा हुआ है, पर उसमें भी एक ऐसी बात रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर अदरवाइज़ एग्रीड हुआ है तो बात ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन नहीं तो फिर क्या होता है कि डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम
इस तरीके से मानेंगे कि जैसे अगर वो कंप्यूटर रिसोर्स में चला गया और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर हो गया, मतलब जो पर्सन सेंड वगैरह कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वो क्या हो गया है, डिस्पैच हो गया है। फिर दूसरा सबसेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है सेव एज़ अदरवाइज़ एग्रीड बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। अगर अदरवाइज़ एग्रीड है तो अलग बात है। उसके बाद जो टाइम ऑफ रिसीप्ट होगा अदरवाइज़, तो क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, वो किस तरीके से माना जाएगा? टाइम ऑफ रिसीप्ट की बात कर रहा है। तो इसमें भी काफ़ी कुछ कंडीशंस है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि अगर एड्रेसी ने कंप्यूटर को डेज़िग्नेट कर दिया है कि ये मेरा कंप्यूटर रिसोर्स है। सपोज़ करिए कि एड्रेसी जो है उसके पास मल्टीपल डिवाइसेज़ हैं, और अगर उसने एक डेज़िग्नेट कर दिया है कि हाँ, मुझे ये वाले कंप्यूटर में चाहिए वो चीज़, कि जब तक तभी मैं ये मानूँगा जब मुझे वो वाली चीज़ उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिल जाएगी। तो उसकी रिसीप्ट कब मानी जाएगी कि जब किसी भी टाइम एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब उस डेज़िग्नेटेड कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर हो जाएगा। सपोज़ करिए कि मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर है, मल्टीपल मोबाइल है, लेकिन मैंने बता दिया कि मेरे पास जो ये पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है, अगर उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ जब रिसीव होगी तब मैं मान लूँगा कि मुझे ये चीज़ रिसीव हुई है। तो क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि अगर किसी भी टाइम पे वो मेरे उस डेज़िग्नेटेड मोबाइल के अंदर वो चीज़ एंटर हो जाती है तो उसको मान लिया जाएगा। फिर अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसने जो सेंड किया, वो कंप्यूटर रिसोर्स में सेंड किया एड्रेस सी के, लेकिन वो डेज़िग्नेटेड रिसोर्स नहीं था। सपोज़ करिए अब इस वाले का एग्ज़ाम्पल समझिए कि जैसे मेरे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं और मैंने बताया कि मुझे इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन में, या सपोज़ करिए यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं और मैंने बताया कि मुझे ये पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स में वो चीज़ मिल जाना चाहिए। और आपने क्या करा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा तो है, लेकिन मेरे कंप्यूटर रिसोर्स पे नहीं भेजा जो मैंने डेज़िग्नेट किया था, बल्कि किसी और में भेज दिया है जो डेज़िग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। तो रिसिप्ट ऑकर्स कब होगी कि एट द टाइम जब मैं अपने उस वाले कंप्यूटर पे जो मैंने डेज़िग्नेट किया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह के लिए, मतलब जो रिसीव करने के लिए, उस पे जाके मैं रिट्राइव कर लूँगा। मतलब मैं हो गया एड्रेस ही, क्योंकि आप हो गए ओरिजिनेटर, आप मुझे मेल भेजने वाले थे, तो मैं एड्रेस ही जब उस वाले कंप्यूटर पे जाके रिट्रीव कर लूँगा, जिस कंप्यूटर को मैंने डेज़िग्नेट किया था, तो यहाँ पे कंप्लीट मान लेंगे। अब बी में बताया हुआ है कि अगर एड्रेसी ने भी कोई कंप्यूटर डेज़िग्नेट नहीं किया है, मतलब जैसे सपोज़ करिए कि मुझे कुछ मेल वगैरह मिलने वाला था, मैंने भी कोई कंप्यूटर को डेज़िग्नेट नहीं किया है, अलोंग विथ स्पेसिफाइड टाइमिंग, तो फिर क्या होगा कि जो रिसिप्ट होगी वो तब मान ली जाएगी जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जो कंप्यूटर रिसोर्स है मेरा, उसमें मतलब जो भी मेरा कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है आप ये समझिए, और उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ जाता है। मतलब मैं हो गया एड्रेस ही, तो मेरे मुझे अगर मेरे पास कुछ भी, तो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। तो किसी भी कंप्यूटर में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर हो जाता है तो उसका ये मान लिया जाएगा कि वो रिसिप्ट हो गया है। फिर उसका थर्ड पॉइंट है कि सेम एज़ अदरवाइज़, अगर अदरवाइज़ एग्रीड है बिटवीन द ओरिजिनेटर और एड्रेसी तो अलग बात है, नहीं तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको डीम्ड डिस्पैच मानेंगे कहाँ पे? प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ place of business and deemed to have received at the place where the addressee has his place of business। तो अब यहाँ पे रिसीप्ट की बात आती है कि हम उस प्लेस प्लेस क्या होगी वहाँ पे? मतलब अगर कोई भी आदमी, सपोज़ करिए आप समझिए कि अगर कोई आदमी किसी को मेल भेज रहा है, तो मेल भेजने वाले की क्या लोकेशन मानी जाएगी, प्लेस मानी जाएगी, और जिसको मेल भेजा गया उसकी क्या प्लेस मानी जाएगी जो रिसीव कर रहा है। तो अगर अदरवाइज़ एग्रीड हुई है तो अलग बात है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम डीम्ड डिस्पैच कहाँ पे मानेंगे, और अगर ओरिजिनेटर के लिए कहाँ पे मानेंगे? ओरिजिनेटर जो पर्सन यहाँ पे सेंड कर रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस मानेंगे, जहाँ पे ओरिजिनेटर का प्लेस ऑफ बिज़नेस है। और यहाँ पे जो रिसीव करने वाला है, मतलब एड्रेस ही है, उसका हम जहाँ पे भी वो कहीं पे भी रिसीव करेगा, तो हम उसका जो प्लेस ऑफ बिज़नेस है उसको मानेंगे। अब इसको फिर से एक बार मैं एग्ज़ाम्पल देके समझा देता हूँ। सपोज़ करिए कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है,
मेल मेरा एक सपोज़ करिए कि एक प्लेस ऑफ बिज़नेस है नॉर्मली, वो ठीक है और मैं उसी से रिलेटेड वगैरह काम करता हूँ या अदरवाइज़ भी काम करता हूँ, वो अलग बात है। और मैं रास्ते में जाते-जाते मैंने किसी को मेल भेज दिया। तो मेल भेजने का जो डिस्पैचिंग प्लेस होगी मतलब जो डिस्पैच जहाँ से मैं मेल भेज रहा हूँ, वो क्या मानी जाएगी? मेरी प्लेस ऑफ बिज़नेस मानी जाएगी। अब इसी सिनेरियो में आप समझिए कि अगर मैंने किसी को मेल भेजा है, तो जो रिसीव करने वाला पर्सन है, वो भी तो कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहा हो, सपोज़ करिए कहीं से कहीं जा रहा हो, लेकिन उसका रिसीव कहाँ पे माना जाएगा? तो उसका वहाँ पे माना जाएगा जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस है। दोनों के प्लेस ऑफ बिज़नेस में ही डिस्पैच प्लेस मानी जाती है, याद रखिएगा, ऐसा माना जाएगा। तो सबसेक्शन 4 है कि जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 का, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब सॉरी यहाँ पे बता रहा है सबसेक्शन 4 की जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 के, वो अप्लाई होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो प्लेस है, जहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड है, वो डिफरेंट है। प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जहाँ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव होना है। मतलब सबसेक्शन 2 के बारे में ये बात कर रहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि जो प्लेस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स है, जहाँ पे लोकेटेड है, वो डिफरेंट है प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, जहाँ पे वो चीज़ रिसीव होना है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो सबसेक्शन 5 देख लेते हैं। मैं इस वाली बात को अभी कन्फर्म कर रहा था इसलिए मैं रुका हुआ था। अब मैं सबसेक्शन 5 की बात करता हूँ। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अब इस सेक्शन के बारे में बात करें तो ओरिजिनेटर और एड्रेसी है। अगर उनके मोर देन वन प्लेस ऑफ बिज़नेस है। अब सपोज़ करिए कि ओरिजिनेटर जो है जो सेंड कर रहा है मेल या एड्रेसी है जिसके पास मेल वगैरह आ रहा है मतलब मेल मतलब इन द सेंस आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सिनेरियो में रखिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मेल तो एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा कि जो भी ये ओरिजिनेटर है जो सेंड कर रहा है या जो एड्रेस है जो रिसीव कर रहा है, अगर उनके बहुत सारे प्लेस ऑफ बिज़नेस है मतलब मोर देन वन प्लेस ऑफ बिज़नेस है, तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस होगा, उसको हम प्लेस ऑफ बिज़नेस मान लेंगे। सिंपल सी बात है। आप सपोज़ करिए कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी जो भी पर्सन है, उनके पास कोई प्लेस ऑफ बिज़नेस ही नहीं है, मतलब उनके पास कोई प्लेस ऑफ बिज़नेस वगैरह है ही नहीं। तो फिर हम क्या मानेंगे कि जहाँ यूजुअल प्लेस ऑफ रेज़िडेंस है मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनको हम प्लेस ऑफ बिज़नेस मान लेते हैं मतलब डीम्ड है, डीम्ड टू बी प्लेस ऑफ बिज़नेस हो जाएगी यहाँ पे और यूजुअल प्लेस ऑफ रेज़िडेंस हो जाएगी। इसको इसी में कंसीडर करिएगा। फिर सी पॉइंट में एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम किसी बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं मतलब कंपनी वगैरह का, तो वहाँ पे उस प्लेस को माना जाएगा जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। जैसे कोई भी कंपनी आपको पता होगा, कंपनीज़ एक्ट जो है, वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी वगैरह चालू करना मतलब कंपनी वगैरह एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफ़िस वगैरह रजिस्टर कराना पड़ता है। तो बस अगर कॉर्पोरेट की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, तो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, वो उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस मान लिया जाएगा। फिर चैप्टर 5 भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो ये बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन 14 है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी प्रोसीजर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? तो यहाँ पे जब भी किसी सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई कर दिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे डीम्ड टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानेंगे फ्रॉम सच पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उस टाइम पीरियड के लिए जो कि टू द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन मतलब जो वेरिफिकेशन का टाइम है। मतलब सपोज़ करिए कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई कर दिया किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो जिस टाइम पीरियड के लिए उसने लगाए हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या उस टाइम पीरियड में हम उसको डीम टू सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो कि टू द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन मतलब जब वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम तक के लिए, यहाँ पे मानेंगे, बस इतनी सी बात है। फिर सेक्शन 15 है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब होंगे? तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको हम डीम्ड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मान लेंगे। अगर क्या हुआ है सबसे पहले कि जो सिग्नेचर है, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा जो है एट द टाइम ऑफ एफिक्सिंग सिग्नेचर, जब भी सिग्नेचर क्रिएटिंग जो डेटा था, वो जब भी एफिक्स किया जा रहा था वहाँ पे सिग्नेचर एट द टाइम ऑफ एफिक्सिंग सिग्नेचर, वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था सिग्नेटरी के, और किसी अदर पर्सन का कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं था, मतलब नो अदर पर्सन लिखा हुआ है। तो मतलब वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था केवल सिग्नेटरी की, जब वो यहाँ पे फिक्स कर रहा था अपने सिग्नेचर को। और सपोज करिए कि अगर सिग्नेचर क्रिएशन के टाइम पे जो था वो एक स्टोर्ड था या फिक्स था, मतलब जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा था वो स्टोर या फिक्स था, तो वो एक्सक्लूसिव मैनर में था जो कि ऐसा प्रिस्क्राइब किया गया, तो वो एक एक्सक्लूसिव मैनर में था जैसा कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया हो, तो माना जाएगा। मतलब सपोज करिए कि जो यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएशन डेटा था वो कहीं स्टोर या फिक्स था, तो एक्सक्लूसिव मैनर उसमें होना चाहिए जैसे कि प्रिस्क्राइब हो। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है, तो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा होगा, उसको हम मीन्स द प्राइवेट की मानेंगे ऑफ द सब्सक्राइबर, तो हम उसको यहाँ पे प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर मानेंगे। तो जब भी डिजिटल सिग्नेचर की बात होती है, तो द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा की यहाँ पे बात होगी, तो यहाँ पे हम उसको मीन्स प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर मानेंगे यहाँ पे। अब सेक्शन 16 है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीजें अगर आपको करनी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पे बताती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस कौन बताएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस सेक्शंस के लिए। सेक्शन 14 और 15 जो हम पहले पढ़ते आए हुए हैं, ये दोनों इस चैप्टर के सेक्शन, उसमें यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकती है सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस के लिए। और प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है इन प्रैक्टिसिंग सच सिक्योरिटी प्रोसीजर, और जब भी वो सिक्योरिटी मतलब सॉरी, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट में लिखा प्रोवाइडेड दैट इन प्रिस्क्राइबिंग सच सिक्योरिटी प्रोसीजर, जब भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे शैल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को शैल मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि उनको यहाँ पे रिगार्ड करना पड़ेगा कमर्शियल सर्कमस्टेंसेस को, मतलब उनको यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कमर्शियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स क्या है, मतलब अदर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, जो कि उन्होंने एप्रोप्रिएट कंसीडर किए हैं, जो कि एज़ इट में कंसीडर एप्रोप्रिएट, जो भी वो एप्रोप्रिएट कंसीडर करते हैं। तो आई होप ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस थे चैप्टर नंबर 4 और 5 के, लेकिन समहाउ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।